नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप मामले से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब दिया, विधानसभा में सबूत पेश किए और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ हो लिया। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कफ सिरप घोटाले की गहराई से जांच हो रही है। अब तक 77 लोग पकड़े जा चुके हैं, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर चौंका दिया कि पकड़े गए आरोपियों के बैकग्राउंड में जाने पर उनका कोई ना कोई नाता, कोई ना कोई लिंक समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आरोपियों की तस्वीरें दिखाई, घोटाले में शामिल किरदारों के नाम बताए, केस में शामिल समाजवादी पार्टी के नेताओं का खुलासा किया। और फिर योगी आदित्यनाथ ने घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की चेतावनी भी दी। योगी ने कहा कि जब सरकार की कार्रवाई फाइनल स्टेज में पहुंचेगी तो आप में से कई लोग फातिहा पढ़ने आएंगे, लेकिन सरकार उन्हें फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेगी। मैं आपको योगी आदित्यनाथ का ये फायरब्रांड अंदाज दिखाऊं, उससे पहले आपको ये बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश के कफ सिरप इलाके में क्या क्या, इस मामले में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। केस की जांच की आंच समाजवादी पार्टी के नेताओं तक पहुंच गई। आज कुछ नए नाम सामने आए। इनमें पहला नाम है समाजवादी पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन लोहिया वाहिनी के नेता मिलिंद यादव का। पता चला कि मिलिंद यादव के कफ सिरप केस के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के साथ कारोबारी रिश्ते थे। शुभम जायसवाल की शैली ट्रेडर्स नाम की इस फर्म के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजों में मिलिंद यादव का ही मोबाइल नंबर है। इसके अलावा समाजवादी युवजन सभा के नेता अमित यादव का नाम भी इस केस में सामने आया है। आरोप है कि अमित यादव जायसवाल का बिजनेस पार्टनर था। मिलिंद और अमित यादव के जायसवाल परिवार के खातों में इलीगल ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले हैं। कफ सिरप केस के सामने आने के बाद से ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार योगी पर हमला कर रहे थे। अब तक योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर खामोश थे, लेकिन आज उन्होंने मोर्चा संभाला और समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर भेज दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी पुलिस की वजह से यह मामला सामने आया, कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा, लेकिन जब सरकार एक्शन लेगी तो उसकी तकलीफ समाजवादी पार्टी के नेताओं को महसूस होगी। शैली ट्रेडर के शुभम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? ये तो है ना? ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युवजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। मिलिंद यादव जो शुभम जायसवाल का ही व्यापारिक साझेदार है, मिलिंद यादव के फोन नंबर शैली ट्रेडर के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अंकित है। अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। इलीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं, आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बना करके इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इलीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे।
तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। कफ सिरप के मुद्दे को लेकर आज समाजवादी पार्टी के नेता पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में पहुंचे थे। सदन की कार्रवाई शुरू से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे कि कफ सिरप की वजह से बच्चों की जान चली गई। ये सारा कारोबार सरकार की मिलीभगत से चल रहा था। सदन के अंदर जैसे ही क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा करते हुए वेल में आ गए। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कफ सिरप मामले पर चर्चा की मांग की। रविदास महतो ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में आरोपियों को बचा रही है। उन्होंने केस की जांच सीबीआई को देने की मांग की। 700 कंपनियां फर्जी कंपनियां बनाई गई। ये कंपनियां एक दिन में नहीं बन सकती हैं। ये पिछले 3-4 सालों से जो 700 कंपनियां बनाई गई और उन 700 कंपनियों से ये अवैध कारोबार चलने का काम हो रहा है। अब मांग ये है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोग संलिप्त हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है। उस सिपाही आलोक सिंह की सैकड़ों करोड़ की कोठी बनी हुई है। ऐसे ही मान्यवर जो बात होती है, चलता है बुलडोजर। अब पूरा प्रदेश पूछ रहा है कि जो ये कफ सिरप के अपराधी हैं, इनका बुलडोजर से मकान कब गिरेगा। सदन की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के हर नेता ने योगी से पूछा कि बुलडोजर बाहर कब आएगा। सरकार पर केस को दबाने का आरोप लगाया गया। विपक्ष के हर आरोप पर योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते रहे। हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते चर्चा का जवाब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को देना था, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे, सारे सवालों के जवाब दिए। योगी ने साफ साफ कहा कि विपक्ष कफ सिरप से बच्चों की मौत का जो आरोप लगा रहा है वो सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश में कफ सिरप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही नहीं। यूपी में किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है। ये मामला कफ सिरप के इलीगल डाइवर्जन का है। उन्होंने कहा, दाग तो समाजवादी पार्टी के दामन पर है। कोडीन सिरप के सबसे बड़े होलसेलर को तो अखिलेश सरकार ने लाइसेंस दिया था। अब सच सामने आ रहा है तो समाजवादी पार्टी के नेता बौखला रहे हैं। योगी ने चुटकी लेते हुए कहा, देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में, एक लखनऊ में। जब देश में कोई चर्चा होती है तो देश छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन मुझे इसलिए भी खड़ा होना पड़ा है क्योंकि नेता विरोधी पक्ष ने सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही इस मुद्दे को उठाया और आपने भी उसको छेड़ा है। लेकिन मैं आपके छेड़ने की स्थिति को उससे आपकी इस मजबूरी को जान सकता हूं, जिसके बारे में एक छोटी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही हैं, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं। इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है। मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे
तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वो अभी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत। जिस कोडीन कफ सिरप केस को लेकर यूपी की राजनीति इतनी गर्म है, उसकी बैकग्राउंड में आपको बता देता हूं। असल में ये मामला नकली दवा का नहीं है, गैर कानूनी तरीके से स्टॉक करने और सप्लाई का है। कोडीन कफ सिरप को इलीगल तरीके से नशे के बाजार में पहुंचाया जा रहा था। असल में कफ सिरप में मिलाया जाने वाला कोडीन नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। माफियाओं ने सुपर स्टॉकिस्ट से लेकर रिटेलर तक की सप्लाई चेन बनाई हुई थी। यह माफिया इसे देश के कई राज्यों तक, यहां तक कि विदेशों में भी सिरप को डाइवर्ट किया जा रहा था। असल में इस मामले का मुख्य आरोपी है वाराणसी का शुभम जायसवाल। शुभम जायसवाल फर्जी फर्म बनाकर कफ सिरप कंपनियों से खरीदता था, फर्जी खरीद बिक्री के बिल बनाकर इसे स्मगलर्स को बेच देता था और करोड़ों का मुनाफा कमाता था। नोट करने वाली बात यह कि ये फर्म्स देश के 7 राज्यों में बनाई गई थी। एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित सिंह इस काम में शुभम के साझीदार थे। झारखंड में 2 फर्म्स का ड्रग लाइसेंस इन्हीं दोनों के नाम पर बना था, जबकि इन लोगों ने कभी मेडिकल फील्ड में काम नहीं किया था। लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर दोनों का ड्रग लाइसेंस बनवाया गया। इंटरेस्टिंग बात है कि यूपी के कई जिलों के मेडिकल स्टोर्स में कोडीन कफ सिरप की सप्लाई दिखाई गई, जबकि हकीकत में ये मेडिकल स्टोर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। कफ सिरप को गाजियाबाद, सोनभद्र, वाराणसी, लखनऊ जैसे जिलों में बने वेयर हाउसेज में स्टॉक किया जाता था और फिर इन्हें इलीगल तरीके से अलग अलग राज्यों में भेज दिया जाता था। ये कारोबार हजारों करोड़ का था। इस मामले का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल दुबई फरार हो गया है, जबकि उसके पिता भोला जायसवाल, आलोक सिंह, अमित सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोडीन कफ सिरप तो खांसी के इलाज के लिए है, लेकिन इसमें नशा होता है। लगातार इसका सेवन करने से इसकी लत लग जाती है। इसी कारण नारकोटिक ड्रग्स के तहत इसे कंट्रोल किया जाता है। नशा होने के कारण मार्केट में कोडीन कफ सिरप की काफी डिमांड बढ़ गई थी। माफिया पैसा कमाने का ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते और यूपी में यही काम हुआ। यहां कफ सिरप गैर कानूनी तरीके से स्टोर किया गया और नशे के बाजार तक पहुंचाया गया। जिसने भी यह पाप किया है उसे इसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस बात की परवाह नहीं की जानी चाहिए कि इस माफिया का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, क्योंकि ऐसे लोग सियासत में कोई ना कोई कनेक्शन निकाल ही लेते हैं। योगी आदित्यनाथ पर कई दिन से आरोप लगाए जा रहे थे और वो खामोश थे। कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। आज योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सबूत दिखाए और बाजी पलट दी। एक सियासी दांव पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने चला है। तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने आज अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी। हुमायूं कबीर ने अपने होम टाउन मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई पार्टी का ऐलान किया। इस मौके पर हुमायूं कबीर के हजारों समर्थक बेलडांगा इलाके में जुटे थे। यह वही जगह है जहां पर हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। इसी वजह से ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया था। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने के बाद हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में पिछले 2 जुम्मों पर हजारों नमाजियों को जुटाकर अपनी सियासी ताकत दिखा चुके हैं। हुमायूं कबीर ने नई पार्टी शुरू करने के लिए आज का दिन पहले से ही अनाउंस कर दिया था। आज हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी के नाम से नया दल लॉन्च किया। इसके साथ ही कबीर ने मुर्शिदाबाद की 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। आज की तकरीर में हुमायूं कबीर के निशाने पर सबसे ज्यादा रही ममता बनर्जी। कबीर ने कहा कि अगले चुनाव में ममता बनर्जी की हार तय है। टीएमसी को 100 से भी कम सीटें मिलेंगी और वो सत्ता से बाहर हो जाएंगी।
ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी। मैं जोर से बोल रहा हूँ, जो 100 को पार नहीं कर पाएगी। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोल रही, अब देख लेंगे। उनको खिलाफ ही तो नहीं पार्टी बनाया। वो लोगों को पास वोट लेके इतना हिम्मत दिखा रहा है, लोग को झूठ बात बोल रहा है, लोगों को साथ वो गद्दारी करके मेरे को गद्दार बोला, इसीलिए तो उनको खिलाफ बोला। टीएमसी को लोगों के मुर्शिदाबाद जो चुनाव में उतरेगी वो पराजय निश्चित होगी। हुमायूं कबीर ने आज एक और चाल चली। करप्शन को लेकर ममता बनर्जी पर अटैक किया। कबीर ने कहा कि टीएमसी सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी है। हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी सेक्युलर है, वो बीजेपी से भी सियासी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हुमायूं कबीर ने कहा कि उनका मेन टारगेट टीएमसी और ममता बनर्जी की करप्ट सरकार है। बंगाल में जो सत्ता में है, इनको हटाने के लिए जो जो चाहिए, जो पार्टी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, सबको लिए मैं वेलकम किया। कितना बार बोलूंगी आपको, वो नहीं चाहिए तो मैं अकेला ही लड़ूंगी, क्या होगा। मैं खुआने का कुछ नहीं है, मैं सीधा सीधा बात है, जो सत्ताधारी पार्टी है ये दुर्नीतिग्रस्त है, ये खराब काज में जुड़ा हुआ है। इनको टीएमसी, इनको मंत्री 3 साल ज्यादा जेल कस्टडी में था, कोई चेयरमैन था प्राइमरी काउंसिल का स्टेट का मानिक भट्टाचार्य, वो भी 2 साल जेल कस्टडी में था। आज का दिन में ये मुर्शिदाबाद का एक तृणमूल का विधायक बड़ोआ जीवन कृष्ण शाह, वो भी जेल कस्टडी में अभी भी है। वो जो शांतिमय सिन्हा, सुबीरेश भट्टाचार्य, सारे अधिकारी, पहले तो बोला पार्थ चटर्जी को बाद, फिर वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक, वो भी जेल कस्टडी में किस लिए गया। तो ये सब लोगों को कोई जानबूझ के उनको खिलाफ कोई बोलने नहीं सकता। मैं अभी बोलने जाते हैं, देख लीजिए ना क्या हाल में आएगी, अगले दिन वेट कर लीजिए। अब मैं आपको इस स्टोरी का भी दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर की पार्टी को बीजेपी से जोड़ा है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि पिछली बार बीजेपी ने टीएमसी के नेताओं को तोड़ा था, चुनाव के बाद सब टीएमसी में वापस आ गए, इसलिए इस बार बीजेपी हुमायूं कबीर जैसे लोगों को अपनी नई टीम के तौर पर मैदान में उतार रही है। ये हुमायूं कबीर जो 19 इलेक्शन में भाजपा का कैंडिडेट था, कौन भाजपा, जो बाबरी मस्जिद तोड़ा था वो भाजपा का कैंडिडेट था, वो अभी भाजपा का खिलाफ लड़ेगा। अभी ये भाजपा का स्ट्रेटेजी चेंज हुआ थोड़ा। क्या हुआ, तो पिछले बार वो तृणमूल से वो स्पेशल फ्लाइट भेज के तृणमूल से कुछ लीडर को वो ले जा चाहते थे। तो उसको ये हुआ, रिजल्ट निकलने के बाद जो लोग प्लेन में भाजपा गया, वो दीदी को फोन करते कि दीदी प्लेन नहीं चाहिए, ऑटो भेजिए, हम लौट जाना चाहते हैं। तो इस बार बीजेपी का जो स्ट्रेटेजी है, तृणमूल से आदमी लेकर इस टाइम वो बी टीम, सी टीम, डी टीम, वो मास्क पहना के तो कुछ लोगों को ये पॉलिटिक्स का बाजार में उतार दिया वोट डिवाइड करने के लिए। उसका मेन टारगेट है एंटी भाजपा वोट डिवाइड करके भाजपा को फायदा देना। तो ऐसा कुछ लोग मैदान में हैं। यह बात सही कि हुमायूं कबीर कांग्रेस में रहे, बीजेपी में आए, तृणमूल कांग्रेस में रहे, फिर तृणमूल कांग्रेस में आ गए। और हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का सिलसिला इसलिए शुरू किया कि वो अपनी पार्टी बनाएं, फंड इकट्ठा करें और ममता बनर्जी को चैलेंज करें। अब हुमायूं कबीर को लेकर टकराव बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है, अलग तरह का टकराव। तृणमूल कांग्रेस ये साबित करने की कोशिश करेगी कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी ने उन्हें खड़ा किया है, और बीजेपी हुमायूं कबीर के लिए इकट्ठा होने वाली मुसलमानों की भीड़ दिखाकर ये प्रूव करने की कोशिश करेगी कि अब मुसलमान भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ने लगे हैं। बंगाल के पड़ोस में बांग्लादेश में चुनाव से पहले हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।
इस्लामिक कट्टरपंथी हावी होते जा रहे हैं। खुलेआम बांग्लादेश को सेक्युलर से इस्लामिक मुल्क बनाने की बात कही जा रही है। हिंदुओं को प्रताड़ित करने की कॉल दी जा रही है। आज बांग्लादेश के कई शहरों में अल्पसंख्यक हिंदुओं ने अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ढाका, चटगांव, खुलना और मेमनसिंह जिलों में हिंदुओं के संगठनों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाले और हिंदुओं के ऊपर हो रहे जुल्म को रोकने की मांग की। असल में पिछले हफ्ते कट्टरपंथी इस्लामिक नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद जो हिंसा भड़की, उसके दौरान बांग्लादेश में एक हिंदू नागरिक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला था और फिर उसकी लाश को चौराहे पर टांग कर आग लगा दी थी। भीड़ ने आरोप लगाया था कि दीपू चंद्र दास ने इस्लाम की बेअदबी की थी। उसकी हत्या के पीछे जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों का हाथ बताया गया। शुरुआत में बांग्लादेश की पुलिस ने हिंदू नागरिक की हत्या का केस भी दर्ज नहीं किया था। हालांकि जब प्रेशर पड़ा, भारत ने विरोध जताया। उसके बाद बांग्लादेश की पुलिस एक्शन में आई। दीपू चंद्र दास की सरेआम हत्या के इल्जाम में अब तक 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। वहीं हिंदू प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बहुत से ऐसे मामले तो मीडिया में आ ही नहीं पाते, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश पूरी तरह से कट्टरपंथियों की गिरफ्त में आ चुका है। असल में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश को खुलेआम इस्लामिक मुल्क बनाने की मांग की जा रही है। कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी के समर्थक कह रहे हैं कि अब उनको बांग्लादेश में सेक्युलर लोकतंत्र मंजूर नहीं है, अब तो शरिया लागू होना चाहिए। We are the Mango people of Bangladesh mainly. On last 18th December 2020. असल में हम लोग बांग्लादेश के आम नागरिक हैं। 18 दिसंबर 2025 को मेमन सिंह जिले में दीपू चंद्र दास नाम के मजदूर की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। ये भीड़ के इंसाफ के नाम पर किया गया कत्ल था, लेकिन यकीन जानिए दीपू चंद्र दास बिल्कुल बेकसूर था। हत्यारों ने उस पर जो भी इल्जाम लगाए थे वो गलत थे। हमने इस मामले की पूरी जानकारी जुटाई है। असल में दीपू चंद्र दास की अपने साथियों के साथ कोई पुरानी रंजिश थी, जिसके बाद उन लोगों ने इस्लाम की बेअदबी का बहाना किया, झूठा इल्जाम लगाया और उसके नाम पर एक शख्स की हत्या कर दी। आप तो सिर्फ यही मामला देख रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये एक मामला ज्यादा चर्चा में आया क्योंकि ये सोशल मीडिया में दिख गया, वरना हिंदुओं पर तो लगातार ही जुल्म किए जा रहे हैं। आज ढाका में बांग्लादेश के पत्रकारों ने भी मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी पत्रकारों ने आरोप लगाया कि यूनुस की सरकार कट्टरपंथियों को उकसाकर मीडिया पर हमले करवा रही है। असल में पिछले गुरुवार को उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ जो हिंसा भड़की थी, उसके दौरान बांग्लादेश के अंग्रेजी न्यूज़पेपर डेली स्टार और बांग्ला अखबार प्रथमो आलो की इमारतों पर हमला हुआ था। कट्टरपंथियों ने दोनों अखबारों की इमारतों को जला डाला, जिसके बाद दोनों अखबारों के पब्लिकेशन पर बुरा असर पड़ा। प्रथमो आलो और डेली स्टार पर हमला करने वालों ने खुलेआम कैमरे के सामने ये जुर्म कबूल किया था कि उन्होंने दोनों न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग को आग लगा दी, क्योंकि दोनों अखबार भारत के इशारे पर चल रहे थे। আপনারা জানেন আমাদের হাদি ভাই আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছে, যেটা 5 আগস্ট করা দরকার ছিল, আমরা পারি নাই। আজকে সেটা করেছি হাদি ভাইয়ের উসিলায়। আমরা সেই দিল্লির লেসপেন্সার প্রথম আলোকে ঘুরিয়ে দিয়েছি এবং ঘুরিয়ে দিয়েছি আমরা দিল্লির ডেইলি স্টার নামক সেই দিল্লি দাসের দিল্লি স্টারকে। এখন আমরা লং মার্চ করতেছি ইনশাআল্লাহ 32-এর দিকে। অনেক আল্লাহু আকবার। আমরা আজকে ইন্ডিয়ান মূল লেসপেন্সার যে প্রথম আলো ঘুরিয়ে দিয়েছে আপনারা দেখেছেন, এখানে সেনাবাহিনী আসছে, ফিরাতে পারেনি। আমরা বলেছি যদি এখানে কেউ হস্তক্ষেপ করে তাকে ওখানে আগুনে নিক্ষেপ করবো আমরা। এটা আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল। সেনাবাহিনী আসছে কিন্তু ফিরায় নাই, ওনারা উপভোগ করেছে সেলট সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে। এবং কি আরো একটা কথা বলতে চাই, আমরা এই বাংলাদেশে দিল্লি স্টার শেষ হয়েছে, প্রথম আলো শেষ হয়েছে। যদি হাসিনা সহ হাদি ভাইকে যারা হত্যা করেছে, এই হত্যাকারীদেরকে যদি ফেরত না পাঠায়, भारत साथ समस्त कूटनैतिक संपर्क विच्छिन्न करते हैं सरकार। बांग्लादेश में भी बहुत सारे लोग पिछले हफ्ते हुई हिंसा के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। यूनुस सरकार में शामिल रहे छात्र नेता
नाहिद इस्लाम ने कहा कि सबको पता है कि डेली स्टार और प्रथमों वालों पर हमले किसने कराए। इसके पीछे सरकार के लोग थे। नाहिद इस्लाम ने कहा कि यूनुस सरकार में बैठे बहुत से लोग ऐसे कट्टरपंथी दंगाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रथमों वालों और डेली स्टार के साथ साथ सांस्कृतिक केंद्र पर जो हमले हुए उसमें जुलाई विद्रोह के नारों का इस्तेमाल हुआ। उस्मान हादी की मौत के बहाने हमारे नारे उछाले गए और फिर हमले किए गए। इसके लिए सरकार की तरफ से भी हरी झंडी दी गई। हमने इस घटना के बाद साफ तौर पर कहा कि ये सरकार की नाकामी का नतीजा थी। हमला करने वाले सरकार से जुड़े हैं, उनके बीच रिश्ते हैं, इसीलिए ऐसे हमले होने दिए गए। इन हमलावरों को लंबे वक्त से पर्दे के पीछे से राजनीतिक सपोर्ट दिया जा रहा है। असल में ढाका में एक कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान हादी को कुछ लोगों ने गोली मार दी थी। 18 दिसंबर रात को सिंगापुर में उसकी मौत हो गई। उस्मान हादी की मौत की खबर आते ही पूरे बांग्लादेश में आग लग गई। हादी के कट्टरपंथी समर्थक पहले भारत पर आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि हादी के सपोर्टर्स को भारत ने पनाह दी है, अपने और छुपा कर रखा है। इसलिए बांग्लादेश में मीडिया दफ्तरों पर, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पुश्तैनी घर पर कई हमले हुए। लेकिन अब खुद बांग्लादेश की पुलिस ने मान लिया कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उस्मान हादी के कातिल भारत में छुपे हैं। बांग्लादेश के एडिशनल आईजी क्राइम एंड ऑपरेशन रफीकुल इस्लाम ने कहा कि उस्मान हादी के हत्यारों के बॉर्डर पार करने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। शेषेरटाई बोली, शेष अवस्थानटा कोथाय एटा जानले तो আমরা আপনাদের সামনে अगर हम लोगों के पास गोली मारने वाले की इत्तिला होती तो आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमें हत्यारे की लास्ट लोकेशन के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। हमारे जांच अधिकारी और इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी ताकत से इस काम में लगी हुई है। आपने जो सवाल किया कि आरोपी सीमा पार करके चले गए, तो मैं आपको बता दूं हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि वो सीमा पार करके भाग गए। हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि आरोपियों ने सीमा पार की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं वो कैलकुलेटेड हैं, प्लान्ड हैं। मेरी जानकारी है कि जिंदा जलाकर मारने का एक केस सामने आया है, लेकिन ऐसी कई हत्याएं हुई हैं जिन्हें रिपोर्ट करने की हिम्मत भी लोग नहीं कर पाए, क्योंकि यूनुस के प्रशासन में ऐसे कई कट्टरपंथी शामिल हैं जो इस तरह के एंटी हिंदू दंगा फसाद को हवा दे रहे हैं। ये बांग्लादेश को पूरी तरह से इस्लामिक मुल्क बनाने की तैयारी है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार को भूल नहीं पा रहा। पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने हजारों की भीड़ के सामने कबूल किया कि मई में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अल्लाह ने ही पाकिस्तान को बचाया। पाकिस्तानी फौज तो कुछ नहीं कर सकी। इस्लामाबाद में आसिम मुनीर ने नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अल्लाह ने पाकिस्तानी फौज की मदद की। अगर अल्लाह की मदद नहीं मिलती तो पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाता। यानी पहली बार आसिम मुनीर ने खुलेआम ये माना कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत बेहद खराब हो गई थी, पाकिस्तान नेस्तनाबूद होने के कगार पर था। उलेमा कॉन्फ्रेंस में आसिम मुनीर ने कुरान की आयतें पढ़ी और कहा कि पाकिस्तान एक सच्चा इस्लामिक मुल्क है, इसीलिए मुश्किल वक्त में अल्लाह ने भी पाकिस्तान की मदद की। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया है। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी कि दुनियाए इस्लाम में और कोई ऐसी रियासत क्यों नहीं बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ वाहिद आपकी रियासत क्यों बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमजान का महीना 27 रमजान मुबारक,
और जिनके बनने में हिजरत का उनसर शामिल, तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलेमा कॉन्फ्रेंस में आसिम मुनीर की इस तकरीर का पाकिस्तान में ही मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान में इस्लाम के बड़े जानकार कह रहे हैं कि जिस फौज ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, अब उस आर्मी के चीफ इस्लाम और कुरान के नाम पर लोगों को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में पीछे हो गया है और इसके लिए पाकिस्तान की फौज जिम्मेदार है। हमें मीठी मीठी बातों से बहकाओ नहीं, पाकिस्तान की हालत तो ठीक करो पहले। कौन सा शोबा है पाकिस्तान का जो तुम्हारी 78 साल कारकर्दगी का गवाही नहीं दे रहा कि वो डूब चुका है और दुनिया में आलमी रैंक पर हर शोबे में तुम पीछे आ गए हो। तुम्हारे मुल्क का इंसाफ नीचे गिर गया है, तुम्हारी मईशत नीचे गिर गई है, तुम्हारी इंजीनियरिंग नीचे गिर गई है, तुम्हारा मेडिकल नीचे गिर गया है, हर शोबे में तुम गिरे हुए हो। दुनिया का रिवाज है, जब वो दुनिया में खात्मा करना चाहते हैं, जब वो दुनिया में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इब्तिदा में मासूम जुमलों का सहारा लिया जाता है। मुझे अपनी ब्यूरोक्रेसी से और अपनी एस्टेब्लिशमेंट से खतरा है, उसका खंजर है मेरी गर्दन पर। जनरल मुनीर ने पहलगाम हमले से पहले भी इस्लाम की दुहाई दी थी। उस वक्त भी उसने पाकिस्तान को कलमे की बुनियाद पर बना हुआ मुल्क बताया था, पर ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खानी पड़ी। हमारी बहादुर फौज ने पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों के अड्डे तबाह किए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया और भारत की मिसाइल्स ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। लेकिन मुनीर ने बड़ी चालाकी से झूठ फैलाया, अपनी बुरी हार को जीत बताया, उसका पूरा फायदा उठाया और अपने आप को मजबूत कर लिया। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। अब पाकिस्तान के लोगों को भी लगने लगा कि जंग में पाकिस्तानी फौज की बुरी तरह शिकस्त हुई थी। इसीलिए जनरल मुनीर ने कहा कि जंग में पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया। आसिम मुनीर अल्लाह का नाम लेकर उन तमाम मुसीबतों पर पर्दा डालना चाहता है जिनसे वो इस वक्त घिरा हुआ है। लेकिन मुनीर के लिए इमरान खान इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद आसिम मुनीर ने जेल में इमरान खान से उनकी बहनों और वकीलों की मुलाकातें बंद करा दी हैं। और वहीं करप्शन के केस में इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीवी को 17 साल की सजा हो गई है। इमरान खान के समर्थकों का आरोप है कि यह सब आसिम मुनीर के इशारे पर हुआ। इमरान खान ने वकीलों के जरिए संदेश भिजवाया कि पूरे पाकिस्तान में आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो। इसके बाद कराची, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक इमरान के हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे। फौज और शहबाज हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं ब्रिटेन में रहने वाले इमरान खान के बेटों ने कहा कि शायद अब वो कभी अपने पिता से मिल नहीं पाएंगे। इमरान खान के दोनों बेटे कासिम खान और सुलेमान खान ब्रिटेन में अपनी मां के साथ रहते हैं। दोनों पिछले साल जुलाई से ही पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनको वीज़ा नहीं मिला है। एक इंटरव्यू में इमरान खान के बेटे कासिम खान ने कहा उनको उम्मीद नहीं है कि वो फिर कभी अपने फादर से मिल सकेंगे। The conditions are awful. They're not bad. They're awful. It's हालात बेहद खराब हैं। हालात सिर्फ बुरे नहीं हैं, बेहद खराब हैं। इस वक्त तो हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं।
सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में उनके बाहर आने का रास्ता बंद ही दिख रहा है। और हम पाकिस्तान में जितने भी लोगों से बात करते हैं जो उनके सलाहकार हैं, उनको अब इमरान खान से मिलने की गुंजाइश बंद होती दिख रही है। तो अब हमें फिक्र हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हम उनको अब कभी नहीं देख पाएंगे। अच्छी बात है कि रक्षा मंत्री ने हमसे कहा कि आए, आपका स्वागत है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब हम वहां जाएंगे तो हम उनसे मिल पाएंगे। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन नहीं है कि ऐसा होगा। इमरान के छोटे बेटे सुलेमान ने कहा कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, इमरान खान को झुका नहीं सकेंगे, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले इंसान नहीं हैं। Yeah, it's been described as a death cell, the cell that he's in, because I think inmates who... हाँ, ये कहा जा सकता है कि डेथ सेल में रखा गया है। जहाँ उनको रखा गया है उसको काल कोठरी कहते हैं, क्योंकि जिस छोटी सी कोठरी में उनको रखा गया है उसमें उन कैदियों को रखा जाता है जिनको मौत की सजा मिली होती है। इन कोठरियों में जरा सी भी रोशनी नहीं आती, कई बार तो वहाँ की बिजली भी काट दी जाती है। लेकिन एक बात यह भी है कि वे समझौता करने वाले या फिर किसी के आगे झुककर उसकी शर्तें मानने वाले इंसान नहीं है, मगर इस वक्त उनकी रिहाई का यही एक रास्ता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इस मामले में बदलाव लाने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है। I think international pressure is always... इमरान की बहन अलीमा खान ने कहा कि अगर कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान सरकार ने वीज़ा नहीं दिया तो अपने सपोर्टर्स के साथ धरने पर बैठ जाएंगी। जिनको ये वीज़ा नहीं दे रहे तो अगले दिन आप देख लेंगे कि अगला लाइमल आप देख लेंगे। इनको तो बच्चों के नाम से ही डर लग जाता है, उनके ऊपर भी AI बनानी शुरू कर दी। ये वीज़ा नहीं देंगे तो हाई कमीशन के सामने फिर आप देख लेना। तो आ रहे जनवरी में प्लान है उनका आने का? कैसे प्लान करेंगे? ये वीज़ा नहीं दे रहे। उनका वीज़ा तो अप्लाई हुआ है जुलाई से, जुलाई से उन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है वीज़े के लिए। ये वीज़ा नहीं दे रहे हैं और इंशाल्लाह अगर यही मूवमेंट हुई, इमरान खान को आइसोलेट करेंगे तो फिर हम तो बिल्कुल, आपका ख्याल है कि अगर इमरान खान ने कह दिया कि जिद्दोजहद इबादत है, जिद्दोजहद हम कर रहे हैं, हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि अगर इमरान खान को हम फ़ख्र करते हैं ऐसे भाई के ऊपर जो कहता है कि मैं जिद्दोजहद इबादत है और मैं शहादत के लिए तैयार हूँ, अगर वो तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। इमरान खान के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है उसकी इबारत पाकिस्तान की दीवारों पर लिखी है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत सिर्फ नाम के लिए है, शोहरत की कोई वैल्यू नहीं है। फौज जिसे चाहती है बना देती है, जिसे चाहे हटा देती है। फौज के इशारे पर अदालत सज़ा सुनाती है, फौज के कहने पर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इमरान खान की फैमिली इस बात को अच्छी तरह समझती है, इसीलिए इमरान के बेटों ने इंटरव्यू में यह कहा कि शायद अपने फादर से अब वो कभी न मिल पाए। आज एक हैरान करने वाली खबर लखनऊ से आई है। यहां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लव जिहाद का केस सामने आया। पश्चिम बंगाल की एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। डॉक्टर ने कहा कि कॉलेज में पढ़ने वाले रेजिडेंट डॉक्टर रमीज के साथ उसकी दोस्ती थी। जब लड़की ने शादी की बात की तो उसने पहले इस्लाम कबूल करने को कहा। लेडी डॉक्टर ने इनकार कर दिया तो रमीज ने उसे परेशान करना शुरू किया और लेडी रेजिडेंट डॉक्टर ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने इसकी शिकायत चीफ मिनिस्टर पोर्टल और यूपी महिला आयोग से की। शिकायत में पीड़िता डॉक्टर ने कहा कि मुस्लिम डॉक्टर पहले से ही शादीशुदा था, उसने एक हिंदू डॉक्टर से शादी की है। लड़की ने बताया कि जिस हिंदू लड़की से मुस्लिम डॉक्टर ने शादी की है उसका भी ज़बरन कन्वर्जन कराया गया है। आज लेडी डॉक्टर ने कहा कि उसे अपनी जान का खतरा है, इसीलिए वो महिला आयोग के पास आई है। I just want to say that I have been harassed since July. I was in a relationship with this person, and then after I've discovered that he was married, I was harassed after that. If I wanted to get out of it, and I've just come to ma'am that she is going to help me, and I have all my hopes and everything with ma'am. I have issue with my security. I'm very scared, and I just know that ma'am is going to be with me. राज्य महिला आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज ने
एक नहीं 2-2 शादियां की हैं। उन्होंने कहा कि परेशान करने वाली बात यह है कि अब पढ़े लिखे मुसलमान भी लव जिहाद में शामिल होने लगे हैं। उन्हें इस बात की आशंका है कि मुस्लिम डॉक्टर के पीछे लव जिहाद का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। अक्टूबर में इसको पता चला कि इसकी शादी हो चुकी है, 2 शादियां हैं, और एक लड़की है जो हिंदू है, उससे शादी होकर के उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, तो इसने मना कर दिया। उसके बावजूद उसको स्टॉप करना, उसको बार बार परेशान करना, उसको मेंटली हैरास करना, ये सब चीज़ें करा, फिजिकल अब्यूज़ तक उसके साथ किया। मेरा पूरा दायित्व बनता है कि मैं उसकी सुरक्षा का इंतज़ाम करूँ। मैं समझती हूँ उस लड़की के साथ न्याय होगा। FIR हमने तुरंत दर्ज करवाने का निर्देश किया है और उस लड़के की गिरफ्तारी, जिससे उससे क्वेश्चनिंग हो सके। जब पुलिस इनको रोस्ट करेगी तो और भी लोग इस पे जो मुझे लगता है लव जिहाद से जुड़े हुए हैं वो लोग निकल करके बाहर आएंगे। नोट करने वाली बात यह है कि KGMU एडमिनिस्ट्रेशन को इस केस के बारे में कोई खबर नहीं थी। मेडिकल कॉलेज के मीडिया इंचार्ज प्रोफेसर KK सिंह ने कहा कि महिला डॉक्टर ने कोई कंप्लेंट नहीं की। अब इस मामले के सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। पीड़ित लड़की की तरफ से या उसके पिता की तरफ से कोई भी शिकायत हमें अभी नहीं मिली है, कोई भी लिखित शिकायत। फिर भी हम लोग फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। दोनों स्टूडेंट्स की फाइल निकलवा ली गई है। सारे शिक्षकों पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में और जो इन लोगों से सीनियर रेजिडेंट थे उन सबों की एक मीटिंग अभी चल रही है, जिससे कि और भी कोई ऐसी चीज़ हो जो फरवरी में शादी हुई थी तथाकथित रूप या जो आरोप है, तो क्या उस शादी में उसने डिपार्टमेंट के किसी रेजिडेंट को, अपने साथी को, काम करने वाले सहपाठी को, किसी को बुलाया था कि नहीं? अगर बुलाया था तो उन लोगों की जानकारी में था कि नहीं? ये लड़का बाहर रहता था तो हमें उसके हॉस्टल से कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है, और ये अपने जहाँ पे रहता था वहाँ किसी को बुलाता नहीं था। तो जो इसके साथ काम करने वाले लोग हैं उनसे हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। लेडी डॉक्टर की शिकायत गंभीर है। कानून और समाज दोनों जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देते, लेकिन इस मामले का दूसरा पक्ष अभी हमारे सामने नहीं है। जिस डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो गायब है। उसके सामने आने पर ही इस पूरे मामले की जांच ठीक से हो पाएगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के लोकल निकाय चुनाव की। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए जो चुनाव हुआ उसमें महायुति की शानदार जीत हुई है। महाराष्ट्र के कुल 288 नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों में महायुति ने 207 पर अपना कब्जा किया है। महाविकास आघाड़ी 50 की फिगर को पार नहीं कर पाई। आघाड़ी केवल 44 सीटों पर सिमट गई। स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने 288 में से 117 पदों पर जीत हासिल की है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 53 सीटों पर बाजी मारी और अजित पवार के एनसीपी के भी 37 नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस की बात करें तो महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियों में सिर्फ कांग्रेस ही डबल फिगर में पहुंच पाई। कांग्रेस ने 28 सीटें जीती, जबकि शरद पवार के एनसीपी को 7 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें मिली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि निकाय चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। कालच्या निकालाने एक गोष्ट अतिशय कल के परिणामों ने एक बात स्पष्ट कर दी है। महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है। कल हमारी महायुति के 75% नगर अध्यक्ष चुन के आए हैं। यदि विचार करें तो महाविकास आघाड़ी के सभी मिलकर 50 के आसपास नगर अध्यक्ष आए हैं और हमारे 210 नगर अध्यक्ष आए हैं। एक प्रकार से इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी का पूर्ण तरीके से सफाया हो गया है। या निवडणुकीमध्ये महाविकास, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना हार मानने को तैयार नहीं है। संजय राउत ने कहा कि इस चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया गया। 15,000 करोड़ रुपए उड़ाए गए, वोटर्स को पैसे बांटे गए, इसी वजह से महायुति की जीत हुई। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की सेटिंग से इस चुनाव में महायुति को वैसी ही जीत मिली जैसी असेंबली इलेक्शन में मिली थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनकर आती है सबको मालूम है। जो बिहार में हो गया वही महाराष्ट्र के नगर पंचायत चुनाव में हो गया। आप देखिए ना, जिस तरह से विधानसभा में जो नतीजा है
वही नतीजे, वही आंकड़े अब नगर पंचायत में आ गए। 120-125 विधानसभा के विधायक उनके चुनकर आए थे, नगर पंचायत भी 120-125 में बीजेपी के आ गए। शिंदे के 54 के आसपास विधायक आए थे, इस बार नगर पालिका नगर पंचायत भी 54 आ गई। 40-42 अजित पवार के आए थे, वही आंकड़ा नगर पालिका में आ गया। वही मशीन है, वही सेटिंग और वही फिटिंग है, नई बात कोई ना। आंकड़े तो बदल दो भाई। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन के जो नतीजे आए हैं उसका एक असर तो ये होगा कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के सबसे पॉपुलर लीडर के रूप में जाने जाएंगे। दूसरा, जो लोग विधानसभा चुनाव में वोट बढ़ने को महायुति की जीत का कारण बता रहे थे उन्हें जवाब मिलेगा। तीसरा, महाविकास आघाड़ी में डिफरेंसेस और बढ़ जाएंगे। अब देवेंद्र फडणवीस का अगला इम्तिहान होगा बीएमसी का चुनाव। पंजाब के पटियाला से आज एक बुरी खबर आई। पटियाला में पूर्व इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमर सिंह चहल ने सुसाइड करने की कोशिश की। उन्होंने अपने घर में खुद को गोली मार ली, जिसके बाद उन्हें पटियाला के पार्क हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर बनी हुई है। फॉर्मर आईपीएस अफसर अमर सिंह चहल ने गोली मारने से पहले 12 पेज का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें 8 करोड़ 10 लाख रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड का जिक्र है। फॉर्मर आईजी ने सुसाइड नोट में डीजीपी को एड्रेस करते हुए लिखा कि अत्यंत दुख और निराशा के साथ मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूं कि मुझे कुछ साइबर ठगों द्वारा धोखा दिया गया, जो खुद को वेल्थ इक्विटी एडवाइजर बताकर 8 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। मैं ये स्वीकार करता हूं और खेद प्रकट करता हूं कि मैंने अपने पैसों से लेन देन करते समय पूरी सावधानी नहीं बरती। फॉर्मर आईजी ने लिखा कि अभी तक मैंने अपने परिवार को पूरी जानकारी नहीं दी है। मैं अपने परिवार की सिक्योरिटी चाहता हूं। जिन लोगों से मैंने उधार लिया है उनसे राहत की मांग करता हूं और ठगों द्वारा मुझसे वसूली गई रकम मेरे परिवार को लौटाए जाने की अपील करता हूं। फॉर्मर आईजी आत्महत्या की कोशिश करें, अपने आप को गोली मार लें, ये चिंता की बात है। थोड़े दिन पहले हरियाणा से भी 2 पुलिस ऑफिसर की आत्महत्या करने की बात आई थी। पुलिस में इतने हाई लेवल पर पहुंचे अफसर इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? इस तरह के केसेस से पूरी पुलिस फोर्स बदनाम होती है। यूक्रेन युद्ध में आज रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस के एक सीनियर जनरल आज मॉस्को में मारे गए। रूस के सीनियर जनरल फनील सर्वरोव आज सुबह जैसे अपनी कार में बैठे वैसे उसमें ब्लास्ट हो गया, जिससे जनरल सर्वरोव की मौके पर ही मौत हो गई। रूस की घरेलू खुफिया एजेंसी एफएसबी ने बताया कि जनरल सर्वरोव की कार में नीचे की तरफ से आईडी लगाया गया था, जिसमें रिमोट से ब्लास्ट किया गया। रूस ने अपने जनरल की हत्या के पीछे यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस का हाथ होने की आशंका जताई है। ये तीसरा मौका है जब रूस की राजधानी में उसके सीनियर जनरल की हत्या की गई है। इससे पहले दिसंबर 2024 में रूस के लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की एक ब्लास्ट के जरिए हत्या की गई थी। इसी तरह पिछले साल अप्रैल में एक और रूसी जनरल यारोस्लाव की एक कार बम धमाके में हत्या हुई थी। रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म कराने को लेकर जो बातचीत चल रही है, उसके दौरान मॉस्को में ये ब्लास्ट, ये हत्या इस बातचीत को डिरेल कर देगी। युद्ध के खात्मे को लेकर फ्लोरिडा में यूक्रेन और अमेरिकी अफसरों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन रूस ने अमेरिका की मीडिएशन में यूक्रेन के साथ किसी तरह की बातचीत की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। इसलिए फिलहाल नहीं लगता कि यूक्रेन और रूस का युद्ध जल्दी रुक पाएगा। आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी के स्पेशल एनवॉय के तौर पर कल कोलंबो पहुंचेंगे। एसआईआर के बाद कल मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन कल पहली बार पटना पहुंचेंगे। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए कल से नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।